अभी 23 फरवरी से जेई मेंस के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार जेई मेंस के एग्जाम 4 बार लेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और हर मंथ में 4 दिन एग्जाम होंगे और 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। तो एक मंथ में अगर आप देखोगे तो 8 बार एग्जाम्स होंगे। कोई भी बच्चा चाहे तो या तो वो एक बार एग्जाम दे सकता है या फिर चारों बार भी दे सकता है, 2 बार दे सकता है और या 3 बार दे सकता है। अब आप एक चीज सोचिए कि एक ही एंट्रेंस के लिए इतने सारे एग्जाम्स होंगे और हर पेपर ऑब्वियस सी बात है सेम लेवल का हो नहीं सकता। तो फिर उसमें हम कैसे मेरिट बनाएं, कैसे सिलेक्शन करें? तो उसके लिए परसेंटाइल सिस्टम और एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आता है, तो वो बेसिकली एनटीए यूज करता है। टू बी वेरी फ्रैंक, इस वीडियो के बनाने से पहले तक मुझे भी परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी तरीके से 100% मालूम नहीं था। नमस्कार, मैं हूं डीसी पांडे और आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में दूं। तो मैं पॉइंट वाइज ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने बच्चों ने आपके सेशन में एग्जाम दिया या अपीयर हुए, उससे परसेंटाइल कैलकुलेट की जाती है। दूसरा, परसेंटाइल एक तो तीनों सब्जेक्ट्स में निकाली जाती है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक टोटल परसेंटाइल निकाली जाती है। तीसरा, 2 बच्चों के बीच में टाई ना हो, इसके लिए परसेंटाइल को हम क्या करते हैं कि 7 डेसिमल पॉइंट्स तक निकालते हैं। फोर्थ, हाईएस्ट जिसने स्कोर किया है उसका डेफिनेट है कि परसेंटाइल 100 होगा, लेकिन जिसके लोएस्ट मार्क्स थे उसका जरूरी नहीं है कि परसेंटाइल 0 हो। और फिफ्थ पॉइंट, सपोज करो आपकी परसेंटाइल 70 है, तो इसका मतलब जस्ट ये है कि आपके सेशन में आपके जितने भी मार्क्स आए थे उससे नीचे या उसके इक्वल 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अब मैं आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं। परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है N1/N2 इंटू 100। यहां पे N1 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आपके या तो इक्वल थे या उससे कम थे, और N2 है आपके सेशन में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो आपका पेपर 100 मार्क्स का है, आपने उसमें 32 स्कोर किया और 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स या तो 32 थे या 32 से कम थे। तो आपका परसेंटाइल कितना होगा? देखिए, 60/100 इंटू 100 मीन्स 60। इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में और समझ लेते हैं। मान लो किसी बच्चे का परसेंटाइल 70 है, तो मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि करीब करीब 70% स्टूडेंट्स ने उस बच्चे से कम स्कोर किया है और 30% स्टूडेंट्स ने इस बच्चे से ज्यादा स्कोर किया है। अब मान लो 100 के पेपर में एक बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स 90 थे। इसका मतलब सारे 100 स्टूडेंट्स इस बच्चे से या तो इक्वल हैं और या उससे कम है। तो हमारे फॉर्मूले में N1 की वैल्यू 100 होगी और N2 क्या था? जो बच्चे अपीयर हुए थे वो भी 100 था। तो इस बच्चे का परसेंटाइल कितना होगा? N1/N2 इंटू 100। इसका मतलब 100/100 इंटू 100। तो जिसने मैक्सिमम स्कोर किया उसका परसेंटाइल 100 आ गया। अब इसी एग्जाम में मान लो कि लोएस्ट मार्क्स एक बच्चे के थे और उसके 5 मार्क्स थे, तो यहां पे N1 केवल 1 होगा, क्योंकि एक ही बच्चा है जिसके मार्क्स 5 है या उससे कम है, और N2 100 होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परसेंटाइल कितना होगा? N1/N2 इंटू 100। इसका मतलब 1/100 इंटू 100। तो इस बच्चे का परसेंटाइल 1 होगा, ना कि 0।
अब मान लो आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई चारों पेपर दिए, तो इनमें से टोटल परसेंटाइल जिसमें भी आपका मैक्सिमम होगा वो आपका फाइनल परसेंटाइल होगा। सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं देखना। तो इसका मतलब बाकी के जो 3 रह गए उनको आप बिल्कुल भूल जाइए। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे सेशंस की एक ओवरऑल परसेंटाइल लिस्ट कैसे बनती है और लास्ट में रैंक कैसे डिसाइड होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चे का एक टोटल मैक्सिमम परसेंटाइल हम निकाल लेते हैं, मतलब उस सेशन का, और उसके बाद फिर हम परसेंटाइल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बना लेते हैं। तो ये तो बन गई परसेंटाइल लिस्ट। अब सिंपल सी बात है कि जो परसेंटाइल में टॉप में है वो 100 वाला ही होगा, उसको फर्स्ट रैंक देंगे और उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड सो ऑन। अब इसमें कैच ये आता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चों का परसेंटाइल सेम हो तो फिर हम रैंक में कैसे ऊपर नीचे करेंगे। तो हम उस केस में मैथ्स परसेंटाइल को सबसे पहले देखते हैं। जिसकी मैथ्स में ज्यादा परसेंटाइल होगी उसको बेटर रैंक देंगे या हायर रैंक देंगे। फिर हम फिजिक्स को देखते हैं, फिर केमिस्ट्री, और लास्ट में एज फैक्टर देखते हैं। एज में जो बड़ा होगा उसको हम बेटर या हायर रैंक देते हैं। इस पूरे डिस्कशन में 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं जो हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं। एक तो तब जब 2 बच्चों की परसेंटाइल मान लो सेम है, तो हमने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखा था। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो लास्ट में पता लगा एक बच्चे की मैथ्स में परसेंटाइल कम है, लेकिन उसने 1 से ज्यादा बार एग्जाम दिया था और उससे पहले उसकी कभी मैथ्स की परसेंटाइल मान लो ज्यादा रही थी। तो क्या हम मैथ्स की परसेंटाइल वहां से लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको बोला था कि हम आपकी टोटल परसेंटाइल जिसमें सबसे ज्यादा थी उसको ले लेते हैं और बाकी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और दूसरा, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है ये कहते हुए कि सर अगर ज्यादा बच्चे अपेयर होंगे या ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो हमारे बेटर चांसेस होंगे। तो ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। ये मैं आपको एज ए होम असाइनमेंट देता हूं कि आप इस पे थिंक करिएगा। उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपके सेशन में ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया या कम बच्चों ने एग्जाम दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल लिस्ट और रैंक कैसे डिसाइड करते हैं इसके ज्यादातर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं अपने बाकी वीडियोज में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।